ग्राउंड वाटर रिसोर्स जो धरातल पर है, ज़मीन पर। पीछे भी आपको बताया था कि ग्राउंड वाटर रिसोर्स में रिवर, कैनाल, लेक, पॉन्ड ये शामिल है। तो कहता है भारत में टोटल रिप्लेसेबल यानी जिनको दोबारा पूर्ति की जा सकती, आपने उस पानी को यूज कर लिया वो दोबारा भी रिचार्ज हो जाएंगे, बारिश से हो, गले दोबारा बर्फ़ गिर के हो जाए, ठीक है। तो ऐसे कुल मिलाकर ग्राउंड वाटर रिसोर्स है वो 432 क्यूबिक किलोमीटर है। पीछे आपने एक आंकड़ा पढ़ा था कि देश में टोटल पानी के रिसोर्स हैं 4000 क्यूबिक किलोमीटर। उसमें से आपने पढ़ा था रिवर के अंदर है 1869 क्यूबिक किलोमीटर। अब इनमें से कह रहा है कि ये सारों में से 432 क्यूबिक किलोमीटर पानी की पुनः पूर्ति की जा सकती है। और इसमें कह रहा है कि द लेवल ऑफ ग्राउंड यूटिलाइजेशन इज रिलेटिवली हाई इन द रिवर बेसिन लेइंग इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन एंड पार्ट ऑफ द साउथ इंडिया। जो यूज कहाँ ज़्यादा हो रहा है पानी, एक तो नॉर्थ वेस्ट रीजन में, उत्तर पश्चिमी भाग। अब उत्तर पश्चिमी भाग में गुजरात आ गया, राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ पानी ज़्यादा यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये तुलनात्मक रूप से बाकी के भारत से थोड़े ड्राई बेल्ट है। रेन होती है लेकिन फिर भी हमें इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? कुछ एरिया खासकर जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा है, वेस्टर्न यूपी है, हम ज़्यादा इंटीरियर में हैं, समुंदर से कम से कम 1500-2000 किलोमीटर अंदर है, 1000-1200 से लेकर। अब अंदर है तो इसलिए बारिश थोड़ी सी कम होगी। हमेशा बारिश कोस्टल एरिया में ज़्यादा होती है। 11th में भी आपको पढ़ाया था कि जो ईस्टर्न विंड होती हैं वो हमेशा कोस्ट के ईस्टर्न हिस्सों पे बारिश करती हैं, जहाँ वेस्टर्न विंड चलती हैं वो हमेशा कॉन्टिनेंट के वेस्ट कोस्ट पे बारिश करती हैं। अब आप इंडिया की साउथ वेस्ट मानसून की ही बात कर लो, केरला के मालाबार कोस्ट पे सबसे ज़्यादा बारिश करती है, नॉर्थ ईस्ट में भी अच्छी बारिश करती है माउंटेन के कारण। फिर गंगा की वैली में हिमालय के नीचे नीचे वेस्ट की ओर बढ़ती है, तो कोलकाता से लेके और बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान लगातार बारिश कम होती आती। अब यहाँ बारिश कम होएगी तो भाई हमें या तो अंडरग्राउंड वाटर की ज़रूरत पड़ेगी या हमें उसकी रिवर के पानी की इरिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम वहाँ से यूज करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा है। इसी प्रकार से देखो कहता है ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इज वेरी हाई इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु। अब देखो इन चारों में एक चीज कॉमन है, सारे प्लेन है। अब प्लेन एरिया है तो भाई, अब थोड़ी देर पहले आप एक क्वेश्चन पढ़ रहे थे सप्लीमेंट्री एग्जाम में आया हुआ, तो वहां पर बस्ती कैसी थी? क्लस्टर सेटलमेंट थी। दुनिया के किसी हिस्से में चले जाओ जहां मैदान है वहां पर सामूहिक बस्ती मिलेंगी, गुंछित बस्ती होंगी। अब प्लेन एरिया है तो खेती भी सबसे ज़्यादा होगी। खेती है तो भाई कहीं ना कहीं आपको इरिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पंजाब में, हरियाणा में, वेस्ट राजस्थान में, इनमें पानी ज़्यादा यूज क्यों हो रहा है? क्योंकि आप वही ज़मीन के अंदर हैं, फसलें अच्छी होती हैं, मैदानी भाग है, पर फसलों से पैदावार लेने के लिए आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि तमिलनाडु, साउथ इंडिया में तो अच्छी बारिश होती, फिर तमिलनाडु में इतनी ज़रूरत क्यों पड़ गई? तो उसके पीछे कारण क्या है कि देखिए तमिलनाडु है यहाँ पर, अब बारिश आती है इस एरिया से, यहाँ है वेस्टर्न घाट। अब आते समय इस कोस्ट पर, मालाबार कोस्ट पे तो खूब बारिश होती, बट ये एरिया समर सीजन में रेन शैडो जोन में रह जाता है, तो हमें समर सीजन में यहाँ पर पानी की ज़रूरत है। यहाँ पर बारिश होती तमिलनाडु में आती हुई नॉर्थ ईस्ट मानसून पवनों से, जिनको हम लौटती हुई मानसून बोलते हैं, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून बोलते हैं। नवंबर में, दिसंबर, जनवरी यहाँ बारिश होती है। तो मान लो 3 महीने यहाँ बारिश होती तो बाकी के 9 महीने आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए यहाँ यूटिलाइजेशन ज़्यादा है। फिर दूसरा बड़ा कारण क्या है कि यहाँ का जो कोस्टल एरिया वो ज़्यादातर प्लेन एरिया है, तो उसमें खूब अच्छी खेती होती है, उसके लिए इरिगेशन चाहिए।
ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट इसी प्रकार से कह रहा, देखो कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसमें जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरला यूटिलाइज ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर ग्राउंड वाटर। उनके अंदर पोटेंशियल है बट थोड़ा यूज हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर ज़मीन ऐसी है जो रेन फीड के आधार पर खेती होती है, बरानी है। इसी प्रकार से गुजरात में, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, इनमें यूटिलाइजेशन ऑफ वो मीडियम स्तर का है, मॉडरेट है। क्यों? कुछ एरिया प्लेन है, कुछ प्लेट्यू एरिया का है, कुछ हिली एरिया है, तो उसके आधार पर ही मॉडरेट खेती का एरिया है, मॉडरेट ही उसकी डिमांड है। तो ये अब आगे कहता है, यदि हम प्रेजेंट की बात करें तो ट्रेंड कंटिन्यूअस बताते हैं, डिमांड फॉर द वाटर वुड नीड टू सप्लाई एंड सच सिचुएशन वी विल बी डिटरमेंटल टू डेवलपमेंट एंड द होल सोशल अपहील्स एंड डिस्ट्रप्शन। तो ये आप यही कह सकते हो कि आज के ट्रेंड यही बता रहे, समय के साथ साथ पानी की डिमांड थोड़ी बढ़ती जा रही है, जिनका लेवल डेवलपमेंट का ज़्यादा है वहाँ पानी की डिमांड बढ़ती जाती है, क्योंकि फिर उसी हिसाब से आप एग्रीकल्चर करते हैं। तो ये सब आप बताएंगे। नेक्स्ट आता है लगून या बैक वाटर। पहली बात तो ये है कि ये दोनों शब्द मिलकर एक ही हैं, ठीक है। लगून समझते हो? देखो लगून क्या है, मैं आपको एक भारत का एक थोड़ा सा रफ डायग्राम बना के दिखाता हूँ। हमारा एक कोस्ट है, वो ऐसे करके ऐसे है और फिर ऐसे जाता है, और जब उड़ीसा आता है तो ये कोस्ट ऐसे होके ऐसे हो जाता है। तो ये है उड़ीसा में चिल्का लेक, जो यहाँ नहीं थी, ठीक है, चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, और ये है वैद्यनाथ कयाल। इस पे क्वेश्चन भी आया था सप्लीमेंट्री एग्जाम में, सेट 2 में पूछ रखा था कि इस कयाल पर कौन सी पोर्ट है। तो यहाँ पोर्ट है कोची पोर्ट, कोचीन, क्वीन ऑफ द अरेबियन सी। अब इन दोनों में क्या खासियत है, देखो यहाँ है अरेबियन सी, इधर अरेबियन सी है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है। तो बैक वाटर का मतलब होता है जब मान लो कोई कोस्ट है, ऐसे सीधा चलने की बजाय अब वो ऐसे होकर और यूं हो गया, तो इसका मतलब समुद्र का पानी पीछे तक आएगा, जमीन में समुद्र का पानी जमीन के अंदर तक आ जाएगा, इसलिए इसको बैक वाटर बोल रहे हैं। हिंदी भाषा में बोलेंगे पश्च प्रदेश। पश्च का मतलब वही बैक है, पीछे। यानी देखो आपका हाथ है, ऐसे होता है, यानी समुद्र यूं सीधा होने की बजाय यूं है, तो पानी थोड़ा अंदर जमीन तक आ जाएगा। इसको ही लगून बोलते हैं, लगून लेक, लगून लेक, या इसको केरला में इसको कयाल भी बोलते हैं, कयाल, समझ गए? कयाल, लगून, बैक वाटर, पश्च प्रदेश, सबका मतलब ये है कि ऐसा समुद्र का किनारा जिसमें समुद्र का पानी जमीन में काफी अंदर तक आ जाता है। जैसे भारत में वैद्यनाथ कयाल है, चिल्का झील है, ठीक है, पुलिकट लेक है, ऐसी कई सारी झीलें हैं। अब वो कहता है कि यहां पर जो पानी है उसका यूटिलाइजेशन आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, कहता है कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो बड़ी ही वास्ट है, लंबी कही है। ये नहीं समझ में आया तो लॉन्ग लिखिए। इंडिया की कोस्ट लाइन बड़ी लंबी है। जो ये इंडिया है, ठीक है, यहां गुजरात से लेकर और कोलकाता तक, ये 6100 पुराने आंकड़ों के आधार पर, अभी जो आपकी बुक है उसके आधार पर आप ऐसा ही लिखिए, क्योंकि अभी एनसीईआरटी में डाटा अपडेट होने में टाइम लगेगा, तो इसलिए अभी आप ये रखिए। इसके अलावा यहाँ पर लक्षद्वीप है, यहाँ पर अंडमान निकोबार है, इनके 4 और 1416.6 किलोमीटर,
तो टोटल 7516.6 किलोमीटर हो गई, राउंड फिगर में करोगे तो 7517 किलोमीटर हो गई। आप नहीं भी बता सकते, नए आंकड़ों के अनुसार ये 11,098.86 किलोमीटर है। कोस्ट उतना ही है, बस हमारी कोस्ट की लंबाई बढ़ गई है, सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बस अंतर क्या था कि पहले जो हमने नापा था उसका रेसो ज़्यादा था, अब हमने रेसो थोड़ा कम लिया। तो कम रेसो में क्या था कि पहले मान लो 1 अनुपात में 46 लाख समथिंग डाटा से हमने नापा था, अब 1 अनुपात यानी मैप पर 1 सेंटीमीटर और ज़मीन पर वो कितनी ज़मीन को बताएगा, तो वो अब 2.5 लाख लिया। तो इसलिए क्या है कि हमारी ये संख्या थोड़ी बढ़ गई है, बट ये बाद में आएगा, अभी आप जो आपकी एनसीईआरटी में है उसके आधार पर बता सकते हैं। तो खैर ये हमारी लंबी कोस्ट लाइन है, ठीक है। और इस कोस्ट लाइन की एक खासियत क्या है, ये ज़्यादातर इंडेंटेड है, यानी नातेदार है, थोड़ी जिग जैग है, और जितनी जिग जैग होगी उतना बढ़िया है। जितनी जिग जैग होगी ना उतना बढ़िया है। क्यों? क्योंकि इस पे पोर्ट हो जाएंगे, इस पे लगून होंगी, इस पे झीलें होंगी, उनका हम अलग अलग पर्पज से यूज कर लेंगे, ठीक है। तो आगे क्या कहता है, इस पर अनेक लेक वो पाई जाती हैं, बैक वाटर्स। कौन से हैं, देखो कुछ उदाहरण दे रखे आपके। केरल के अंदर वेबनाड लेक अभी दिखाई थी, जो मैप बनाया था आपके सामने, ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, तो ये वेबनाड है यहाँ पर केरल में। ओडिशा के अंदर चिल्का, यहाँ पर जाकर ये ऐसे घूम जाता हमारा तट, तो ये चिल्का है यहाँ पर, ये चिल्का लेक है, ये साल्ट वाटर लेक है। चिल्का सबसे बड़ी खारे पानी की झील। अब खारा क्यों है? क्योंकि इसमें पानी किसका आ रहा है? समुद्र का आ रहा है। तो इसी प्रकार से वेस्ट बंगाल में जहां सुंदरवन डेल्टा, वहां पर भी ऐसी छोटी छोटी अनेक झीलें हैं जिनको हम बैक वाटर लेक बोल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से और की बात करो तो देखो पुलिकट एक लेक है, कालीविल्ली लेक है तमिलनाडु में, निजामपट्टनम लैगून है आंध्र प्रदेश में। तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा हैं, आप चाहो याद हो जाएं, समझ में आ जाएं तो लिखिए, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस। अब असली बात ये है कि आप बताओगे क्या कि इस बैक वाटर लेक को आप वाटर रिसोर्स के रूप में, इकोनॉमिक रिसोर्स के रूप में कैसे यूज करोगे। तो देखिए क्या करते हैं हम, ये जो वाटर होता है ना इस बैक वाटर में, सामान्य तौर पर ये ब्राक्किस होता है। ब्राक्किस का मतलब इसमें साल्ट होता है, मतलब ये लवणीय होता है, मतलब ये खारा होता है। अब इस खारे पानी में ये जो वाटर बॉडीज है, तो इसमें आप नेचुरली कुछ ऐसी मछलियां होती हैं जो खारे पानी में आसानी से सरवाइव कर जाती, तो फिशिंग इसमें हो सकती है। नंबर 1 काम है बैक वाटर का या लगून का, आप यूज करोगे फिशिंग में, पहला, ठीक है, फिशिंग। दूसरा आप क्या करोगे, इसमें पैडी क्रॉप बोई जा सकती इसके किनारे पर। वैसे तो ज्यादातर क्रॉप्स को मीठा पानी चाहिए, वैसे तो सभी क्रॉप्स को मीठा पानी चाहिए, लेकिन कुछ वैरायटी ऐसी भी हैं जो ब्राक्किस वाटर में भी आसानी से सरवाइव कर जाती है, हल्के खारे पानी में भी वो हो जाती। तो दूसरा हम यानी पैडी की, चावल की ऐसी फसलें बो सकते हैं जो खारे पानी में हो जाएं। तीसरा क्या कर सकते हो आप, यहां पर कोकोनट के ट्री लगा सकते हो, जो केरला में आमतौर पर हो ही जाते हैं, तो खारे पानी में आसानी से सरवाइव कर जाते हैं। तो ऐसे, इसके अलावा आपने याद होगा वेबनाड कयाल के अंदर हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, नेशनल लेवल की नौका दौड़ होती है। तो ऐसे आप अलग अलग उद्देश्य से इन बैक वाटर्स का यूज एज ए वाटर रिसोर्स कर सकते हो, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट आता है वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन। वाटर, जैसा कि आपको पता है भारत
में दुनिया की आज की डेट में कहें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती। सेंसस 2011 के आंकड़े भी देखें तो हम वर्ल्ड में सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, और यहाँ पर पानी की डिमांड हमेशा बनी रहती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको याद होगा हमारे देश की 18 पॉइंट कितनी थी, 1/4 था, कितना था आंकड़ा, चलो आप राउंड फिगर में 68% कर लो, माइंड से वो पॉइंट का डाटा कहीं स्किप हो गया। लगभग 68% जनसंख्या ये थी 68.84, 68.84, क्योंकि शहरों में रहती है 31.16%, ये अर्बन में रहती है, तो ये रूरल में रहती है 68.84%। अब भारत की 68% जनसंख्या गांव में रहती है। 6,40,000 गांव 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में है, 640 से थोड़े से ज़्यादा ही है। अब इनमें रहने वाले गांव में जो लोग हैं वो क्या काम करते हैं? प्राइमरी एक्टिविटी करते हैं। आप एग्रीकल्चर से भी पहले लिखिए कि वो प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। खेती करना, आखेट करना, मधुमक्खी पालन करना, एनिमल हस्बेंड्री करना, ठीक है, गैदरिंग का काम करना, ऐसे कामों में वो इन्वॉल्व रहते हैं। रेड कॉलर वर्कर जिसको आप बोल सकते हैं, तो ये रहते हैं। तो इस कारण से क्या है, अब खेती में खेती करोगे तो किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? इरिगेशन की, और इरिगेशन की ज़रूरत है तो पानी की डिमांड दिन बाय दिन, डे बाय डे वो इंक्रीज होती जा रही। अब आगे कह रहा है, हालांकि हमने पानी की जो डिमांड है उसको ध्यान में रखते हुए देश की सरकार ने कुछ स्थानों पर रिवर पर डैम बनाए। रिवर बह रही है, उस पर रास्ते में डैम बना दिया और वहाँ से एक कैनाल निकाल दी पानी खेतों तक पहुँचाने के लिए। तो अब यहाँ पर आपके बीच में कुछ डैम्स आएंगे जो यहाँ पर पैराग्राफ में, तो मैं आपको सुझाव ये दूंगा कि आप इसको एक टेबल में कन्वर्ट कर लेना बाद में। टेबल में क्या करोगे, नंबर 1 हेडिंग बनाओ डैम, नेम ऑफ द डैम। दूसरा बताओ वो किस रिवर पर है या किस स्टेट में, स्टेट लिख लो, दूसरा हो जाएगा स्टेट, कहाँ पर है। तीसरा बताइए कि वो किस रिवर पर है। तो ऐसे टेबल बन जाएगी आपकी। चलो एक बार देखते हैं यहाँ पर। नंबर 1 देखिए, भाखड़ा नांगल। भाखड़ा एक है, नांगल दूसरा डैम, इकट्ठा बोला जाता है भाखड़ा नांगल। दोनों में 10 किलोमीटर का लगभग अंतर है। भाखड़ा है हिमाचल प्रदेश में। अगर इकट्ठा पूछोगे ना, भाखड़ा नांगल इकट्ठा लिख दिया तो भी आप हिमाचल प्रदेश लिखिए, मेनली हिमाचल प्रदेश में है भाखड़ा डैम। भाखड़ा डैम मेनली हिमाचल में है। एक्चुअल में ये एक गांव का नाम है भाखड़ा, वहां पर एक डैम बनाया गया। ये भारत का एडिशनल जानकारी दे देता हूं, ये भारत का 226 मीटर ऊंचा डैम है, 225 या 26 मीटर हाइट है इसकी। ये सेकंड हाईएस्ट डैम है, सेकंड हाईएस्ट। सबसे ऊंचा डैम है टिहरी डैम, 261 मीटर ऊंचा, वो उत्तराखंड में, और वो भागीरथी नदी पर। तो ये जो डैम है ना भाखड़ा, ये हिमाचल में है, नांगल पंजाब में। जिस नदी पर बनाया गया वो सतलुज है। क्यों बनाया गया है? इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इरिगेशन के लिए, इन पर्पज से बनाया गया। देन आता है हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम महानदी पर है, उड़ीसा राज्य में, महानदी पर। इसकी खासियत क्या है? ये भारत का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है, लंबा, ऊंचा नहीं, सबसे लंबा। जो मेन दीवार है ना, जो पानी की वाल बना रखी है पानी को रोकने के लिए, वही अकेली 4 किलोमीटर लंबी है। ठीक है। नेक्स्ट आता दामोदर वैली कॉरपोरेशन, इसको बोलते हैं दामोदर वैली, डीवीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। ये वेस्ट बंगाल में है और दामोदर नदी पर है। तीसरा नेक्स्ट है नागार्जुन सागर, ये कृष्णा रिवर पर है,
और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बॉर्डर पर है। नेक्स्ट आता है इंदिरा गांधी कैनाल। एक्चुअली में ये डैम नहीं है, पहले इसका डैम ही लिखोगे तो वो उसको लिखो हैरी के बैराज। हरीके बैराज कहाँ है? ये है भाई पंजाब में। किस रिवर पर है? ब्यास और सतलुज के संगम पर है। ये ब्यास है, ये सतलुज है, इन दोनों का संगम होता है हरीके में। हरीके एक जगह का नाम है पंजाब में। यहां से एक नहर निकाली जाती है जो भारत की सबसे लंबी नहर है, इंदिरा गांधी कैनाल, और ये पानी जाता है राजस्थान में। ठीक है, एक बार यहीं पर इसको वो कर लेंगे, बाकी का 1 मिनट। ये बात जरूर ध्यान रखें आप, अभी जैसे आगे ना डैम कौन सा है, किस राज्य में है, किस नदी पर है, तो ऐसे क्वेश्चनों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनना तय है। या तो पेयर बनाएंगे या मैचिंग बनाएंगे, या आपको स्टेटमेंट दे देंगे कि इन नीचे दी गई 4 स्टेटमेंट को पढ़ो, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। तो देखो बड़ा सिंपल सा है, जो भी काम करो थोड़ा धैर्य से ध्यान से करिए और बार बार अभ्यास करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही ठीक है, बाकी का कल देखते हैं।